नमस्कार, इंडिया 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर एक बेहद गंभीर आरोप सामने आया है। बीजेपी के सांसद ने यह आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा दे रहे हैं। देखिए, काफी गंभीर आरोप लगे हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के ऊपर। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने ये कहा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर कि महुआ मोइत्रा ने संसद में लोकसभा में सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली है। ये काफी गंभीर आरोप है जो कि निशिकांत दुबे ने लगाया है और ये लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। इसमें यह कहा गया कि कारोबारी है दर्शन हीरानंदानी, उनसे रिश्वत लेकर महुआ मोइत्रा ने ये सवाल पूछे हैं और ये वो सवाल हैं जो कि हीरानंदानी के कारोबारी हित में उनको फायदा पहुंचाते हैं, उसके लिए ये सवाल पूछे गए हैं। और हीरानंदानी ने के जो प्रतियोगी हैं अदानी ग्रुप, उसके खिलाफ भी महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछे हैं, ये आरोप लगाया गया है। उन्होंने पूरी फेहरिस्त दी है कि 2019 से लेकर 2023 के बीच 61 सवाल पूछे गए महुआ मोइत्रा की ओर से और इसमें 50 सवाल जो थे लोकसभा में वो हीरानंदानी के लिए थे और कैश के बदले सवाल विशेषाधिकार हनन है, ये निशिकांत दुबे ने अपने पत्र में लिखा है। और जो आप इस तरह से अगर सवाल पूछते हैं तो ये सदन की अवमानना भी होती है और आईपीसी के 120A के तहत ये अपराध भी है, ये बात भी निशिकांत दुबे ने कही है। और उन्होंने कहा है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए, ये लोकसभा अध्यक्ष से उन्होंने अपील की है। और जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती है जांच कमेटी की, महुआ मोइत्रा को सस्पेंड किया जाए लोकसभा से, ये भी उन्होंने मांग की है। और ये जो पूरी शिकायत है निशिकांत दुबे की, एक वकील हैं जय अनंत देहाद्री, उनकी चिट्ठी के आधार पर निशिकांत दुबे ने ये शिकायत की है। और क्या क्या आरोप हैं एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। वकील अनंत देहाद्री ने जो चिट्ठी लिखी निशिकांत दुबे को, इसमें कई सारी बातें कही गई हैं। इसमें यह कहा गया कि 2021 में दर्शन हीरानंदानी ने महुआ को 2 करोड़ रुपए दिए थे। और क्यों दिए थे? इंटरनेशनल मीडिया में अदानी समूह और पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए ये 2 करोड़ रुपए दिए गए थे, ये गंभीर आरोप लगाया गया है। जुलाई 2019 में दर्शन के पीए ने महुआ के घर जाके अदानी समूह के खिलाफ डोजियर पहुंचाया था कि क्या क्या आप कर सकते हैं। और अदानी समूह पर महुआ के आरोपों की झलक जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी उसमें भी दिखाई दी थी। यानी ये मामला केवल देश की राजनीति से सीमित नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो षड्यंत्र है उसको भी दिखाता है। पीएम नरेंद्र मोदी और अदानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए कई सवाल यहाँ पूछे गए हैं लोकसभा में जो महुआ मोइत्रा की ओर से, और ये सवाल हीरानंदानी समूह के हितों से भी जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि अदानी ग्रुप से एनर्जी और इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता था कई सारे, उसमें हीरानंदानी ग्रुप को सफलता नहीं मिली थी। और सवाल पूछने के बदले में ये भी आरोप है कि हीरानंदानी ने महुआ को कैश और गिफ्ट दिया। 2019 का चुनाव लड़ने के लिए 75 लाख रुपए दिए, ये भी एक गंभीर आरोप इस पर लगाया गया है। और दर्शन हीरानंदानी ने महंगे आईफोन भी दिए। उन्होंने महुआ को आवंटित सरकारी आवास की मरम्मत और साज सज्जा भी कराई है। और महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी के कहने पर लोकसभा में सवाल पूछे, ये आरोप भी लगाया गया है। और महुआ ने दर्शन हीरानंदानी को लोकसभा का अपना जो सांसद के तौर पर अकाउंट है, ऑनलाइन पासवर्ड उसका भी दिया ताकि वो अपनी ओर से सवाल पूछ सके। तो इस लिहाज से सवाल या तो दर्शन ने खुद पोस्ट किए या फिर दर्शन के कहने पर महुआ ने पोस्ट किए, ये भी एक गंभीर आरोप इसमें लगाया गया है। 2019 से 2023 के बीच ये सवाल पूछे गए थे और 61 में से 50 सवाल हीरानंदानी के कहने पर पूछे गए थे। पारादीप धामरा पोर्ट से तेल और गैस की सप्लाई पर भी सवाल पूछे गए थे। यूरिया सब्सिडी को लेकर भी सवाल पूछे गए थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि रियल एस्टेट के कारोबार को प्रभावित करते हैं, लेकिन सवाल पूछे गए। और साथ ही आयकर विभाग की जो शक्तियां हैं उनको लेकर के भी सवाल पूछे गए। वकील अनंत देहाद्री ने इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई को भी शिकायत की है। और जो मामला आया है सामने उसको लेकर के बता देते हैं कि चिट्ठी में क्या क्या और भी है। ऐसे सवाल पूछे हैं कारोबार पर जो कि हीरानंदानी के कारोबार से जुड़े हुए सवाल हैं। पोर्ट, स्टील और यूरिया से जुड़े सवाल पूछे गए हैं और अदानी समूह के खिलाफ भी कई सवाल महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में पूछे हैं, ये इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया है। दर्शन हीरानंदानी, जिनका नाम बार बार आ रहा है, वो कौन है? रियल एस्टेट के कारोबार बड़े कारोबारी हैं निरंजन हीरानंदानी, उनके बेटे हैं और ये इस ग्रुप के होने वाले सीईओ भी हैं। तो बहुत बड़ा नाम है बिजनेस में। और इनकी कहानी क्या है? ये रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं, ऊर्जा, शिक्षा और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्र में कारोबार करते हैं। अदानी समूह को जो कॉन्ट्रैक्ट मिले इंफ्रा एनर्जी के लिए, इसमें इन्होंने भी बोली लगाई थी लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली थी। 2014 में अदानी ग्रुप को मिले धामरी पोर्ट के लिए इन्होंने भी बोली लगाई थी। जनवरी 2023 में आयकर विभाग ने इनके यहाँ तलाशी ली थी। मार्च 2022 में
जो विदेश में बेनामी निवेश इनके नाम से किए गए थे उसकी भी जांच की गई थी। तब हीरानंदानी ग्रुप ने यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने नियमों के मुताबिक ही निवेश किया है। अक्टूबर 2021 में पैंडोरा पेपर्स आए थे, आपको याद होगा, उसमें भी कुछ आरोप लगाए गए थे। उसमें यह आरोप था कि 60 मिलियन के ट्रस्ट का फायदा हीरानंदानी के परिवार को दिया गया और ट्रस्ट का पैसा बेटे दर्शन का है, ये हीरानंदानी ग्रुप ने बाद में अपनी सफाई में कहा था। नवंबर 2017 में पैराडाइज पेपर्स आए थे, उसमें भी इस समूह के ऊपर आरोप लगे थे। तब यह कहा गया था कि पीएफ फ्रॉड केस से पहले बनाई गई थी विदेशी फर्म, और ये रिपोर्ट्स के हवाले से ये बातें सारी की सारी सामने आई है। और महुआ मोइत्रा ने इस मुद्दे को लेकर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की जांच होनी बाकी है, उनकी जांच हो तो मैं भी जांच के लिए तैयार हूं, ये बात महुआ मोइत्रा की ओर से कही गई है। उधर हीरानंदानी ग्रुप की भी सफाई आई है। उन्होंने ये कहा है कि ये आरोप गलत हैं, हम कारोबार करते हैं, राजनीति नहीं करते, देश की भलाई के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। चलिए, तो क्या ये एक बड़ा गंभीर जो आरोप लगा है, क्या एक बड़ी, जिसको कहते हैं किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी, किसी तरीके का एक बड़ा षड्यंत्र की ओर इशारा करता है? हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विजय सरदाना साहब जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ आलोक वत्स साहब जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मनीष बैरियर साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अखिलेश जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यही समझना चाहता हूं, और विजय सरदाना साहब आपसे ये बात समझना चाहता हूं कि ये बार बार आरोप लग रहे थे, जब ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई उसके बाद अडानी ग्रुप ने जो अपनी एक जवाब सामने आया था, उसमें कहा गया था कि इसमें शॉर्ट सेलर्स के साथ साथ बिजनेस राइवलरी जो है, यानी कि जो प्रतिद्वंदी हैं उनके भारत के अंदर, विदेश के अंदर, उनका भी हाथ है। तो क्या ये माना जाए कि इससे कम से कम, जिसको कहा था, एक टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखाई पड़ती है? सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा ये कहना है कि देखिए, जब भी कोई बिजनेसमैन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक कंसिस्टेंट कैंपेन चलता है, तो वो एक कैंपेन एक मोटिवेटेड होता है जनरली। अगर आपने पार्लियामेंट में सवाल उठाए, आपको जवाब मिल गया, तो मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन लगातार संसद के अंदर और संसद के बाहर अगर किसी भी तरह का कैंपेन चलता है, तो ये बात निश्चित है कि उसके पीछे कोई ना कोई इंटरेस्ट है या वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये बात तो लॉजिकल है, नहीं तो कौन इतनी मेहनत करेगा, लगातार उसी मुद्दे को उठाता रहेगा। बहुत सारे समाज में और राजनीति में बड़े बड़े मुद्दे आए, लेकिन 1, 2, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद वो मुद्दे बंद हो जाते हैं या उस हेडलाइन से गायब हो जाते हैं। ये एक लॉजिक है जिसको हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात, जो कहा गया कि अडानी के खिलाफ कैंपेन चलाया गया, ये निश्चित है, क्योंकि देखिए जिस तरह से भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं, जब वो भारत में अपना अधिकार बढ़ा रही हैं, उदाहरण के लिए अगर इंडियन कंपनीज को पोर्ट नहीं मिलता तो कौन करता? कोई यूरोपियन करती, कोई अमेरिकन करती, कोई चाइनीज करती, क्योंकि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करने के लिए हर एक कंपनी में दम नहीं होता है। एमएसएमई को आप नहीं कह सकते आप जाइए पोर्ट बनाइए। हिंदुस्तान में या तो टाटा बनाएगा, या रिलायंस बनाएगा, या अडानी बनाएगा, या एक आधा और कोई होगा। 5-7 कंपनियां हैं, उनमें आपस में राइवलरी हो सकती है। जैसा निकल के आ रहा है कि हीरानंदानी साहब भी उसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो ये कॉम्पिटिटर्स राइवलरी भी हो सकती है। ये हमने एयरपोर्ट के टाइम पे भी देखा था, जब दिल्ली और बॉम्बे के एयरपोर्ट एलोकेट हुए थे, उसके बाद जिन लोगों को नहीं मिला था, उन्होंने उनके खिलाफ कोर्ट केसेस किए थे कि प्रोसेस ठीक नहीं था। तो कुछ लोग सामने आके चैलेंज करते हैं, कुछ लोग पीछे से खेल खेलते हैं। तो बिजनेस में राइवलरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये चीज जो आज सामने आई है, ये जांच का विषय है। अगर एक एमपी ने दूसरे एमपी के खिलाफ मुद्दे उठाए हैं और उसमें अगर जो सवाल उठाए हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे उन्होंने कहा कि 61 में से 50 सवाल एक खास ग्रुप के थे, ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आ सकता है। फिर ये कहा गया कि जो लेडी एमपी हैं उनके घर की मरम्मत कराई गई, वो भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि मरम्मत किसने करी, किसने पेमेंट किया, कौन पीछे था। तो मुझे लगता है जांच का विषय है, ये लोकसभा स्पीकर का विशेषाधिकार है, वो आगे कदम क्या उठाए। जी, जांच का विषय जरूर है, लेकिन बाकी मेहमानों पर जाने से पहले अखिलेश जी जरा थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए कि प्रोसेस क्या होता है। जो
एमपीज होते हैं, चाहे सवाल पूछने का हो, और दूसरा मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, ये विशेषाधिकार अधिकार हनन का जो मामला होता है, स्पीकर के पास इसमें क्या क्या पावर्स होती हैं, अब क्या इसमें आगे प्रोसेस को फॉलो किया जा सकता है? देखिए, काफ़ी गंभीर मामला होता है, उसको काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है। ये हितों के टकराव की बात आती है। और जहाँ तक इस ग्रुप का जो सवाल का जिक्र बार बार हो रहा है कि किस तरह से जो बिजनेस राइवलरी है, आपको याद होगा कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब भी ये बात उठाई गई थी कि किस तरह से जॉर्ज सोरोस हो या इस तरह की जो विदेशी शक्तियाँ हैं वो देश की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ करना चाहती हैं, कुछ कंपनियों को बदनाम करना चाहती है। और ये बात तब भी सामने आई थी, क्या ये कहीं पर राइवलरी का मामला तो नहीं है? और ये जो पूरा मामला अब सामने दिखा कर आ रहा है, इससे बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरफ बात जा रही है। और दूसरी बात जो आपने प्रश्न उठाया है कि हर सांसद को सदन में आने से पहले आपको अपना शुरुआत में देना पड़ता है कि आपके कोई बिजनेस इंटरेस्ट तो नहीं है, कहीं से आपको कुछ पैसा तो नहीं मिलता, आप किसी बोर्ड के डायरेक्टर में तो नहीं है, या अगर है तो आप कम से कम उसको डिक्लेयर कीजिए, ताकि आप जब सवाल पूछें या किसी भी बिल पर पार्टिसिपेट करें, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, तो ये पता हो जनता को कि आपके कहीं बिजनेस के हित जो है वो टकरा तो नहीं रहे, और आपको जो भी काम करना है आपको पब्लिक इंटरेस्ट में करना है। 2005 में बहुत गंभीर मामला हुआ था, आप जानते हैं कि कैश फॉर क्वेश्चंस जो बात हुई थी, और उसमें यह हुआ था कि 11 सांसद, 10 लोकसभा के, 1 राज्यसभा के, उनकी तुरंत जो है मेंबरशिप चली गई थी। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी, और ये मामला अभी भी चल रहा है। तो ये बहुत गंभीरता से इसको लिया जाता है। एथिक्स कमेटी के पास ये मामला जाता है, और एथिक्स कमेटी प्राइमा फेसी अगर लगता है उसको कि इसमें मामले में दम है, तो वो बुला करके और तुरंत इस पर जांच भी आगे बढ़ा सकती है। बाद में अपनी रिपोर्ट वो स्पीकर को देती है, और स्पीकर इस रिपोर्ट को जो हाउस में टेबल करते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बिजनेस और राजनीति का ये जो मिक्स अभी सामने आ रहा है, ये जो दोनों दिख रहा है, इसको लगातार ऑपोजिशन जो है एक मुद्दा बनाकर इस्तेमाल कर रही है। तो क्या आपको लगता है इससे जो आरोप कम से कम, और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कही जा रही है कि देखिए इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इस तरह की बातें करने में, वो कहीं ना कहीं उन आरोपों को हवा मिलती है? देखिए अंकित, सबसे पहले तो ये कि भारतीय राजनीति में सांसदों के ऊपर ये आरोप नए नहीं। जब से संसद यानी हम अपनी लोकतंत्र की इस यात्रा को शुरू किए हैं, तब से अलग अलग समय पर सांसदों पर ये आरोप लगते रहे, और शायद यही वजह है कि सांसदों को जो सवाल पूछने का तरीका होता है, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि वो कहाँ के लिए सवाल पूछ रहे हैं। मैं जब ये मेरे पास ये जानकारी आई तो मैं तब से उसमें ये देख रहा था कि महुआ मोइत्रा के अपने संसदीय क्षेत्र के कितने सवाल हैं, तो मुझे वो बमुश्किल मिल पाए। दूसरा ये है कि राज्य सरकार, चूंकि वहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तो उस सरकार और केंद्र के संबंधों के बीच कितने सवाल हैं, वो भी बमुश्किल मिल पाए। लेकिन जितने सवाल हैं, उन सवालों के कहीं न कहीं उस बिजनेस घराने के साथ कोई न कोई, एक कहें कि बहुत सीधा सीधा तार जुड़ता हुआ दिखता है। और जब वो तार जुड़ता दिखता है और उसमें एक दूसरा बिजनेस घराना है जिसके ऊपर वो आरोप लगा रही है, जिसके ऊपर, जिसको कहते हैं कि वो एकदम से इतना कोई भी राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक नेता किसी एक घराने के खिलाफ इस तरह से कैंपेन में नहीं जाता है। इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ एक सप्लाई है। सप्लाई जब मैं कहता हूं तो किस चीज की, मैं पैसे वाली नहीं कह रहा हूं। पैसे वाली सप्लाई तो सीबीआई जांच करेगी, इंक्वायरी कमेटी। सप्लाई मतलब कि एक बड़ा बिजनेस का कोई घराना है जो नियमित तौर पर उनको एक ही तरह की सूचनाएं दे रहा है, और वो सूचनाएं सिर्फ महुआ मोइत्रा के पास नहीं पहुंच रही हैं, वो सूचनाएं उससे आगे जा रही हैं। क्योंकि अगर अभी हम देखें, चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या फिर उससे आगे बढ़ते हुए हम फाइनेंशियल टाइम्स तक की रिपोर्ट देखते हैं, सबका पैटर्न एक जैसा है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में किसी भी बिजनेस घराने के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने के लिए हमारे देश की एजेंसियां सक्षम है, और मुझे पूरा भरोसा है कि एजेंसी और न्यायालय के दायरे से कोई बाहर नहीं जाएगा। लेकिन इस तरह के आरोप के बाद क्या महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता फिलहाल निलंबित की जानी चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसदों के विशेषाधिकार होते हैं उस पर भी कुछ नए तरह से सोचना चाहिए? क्योंकि ये कई बार होता है कि इस तरह की चीजें सामने आती हैं और फिर वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। मैं मनीष जी के पास जाना चाहूंगा। मनीष जी, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये बात पहले भी सामने आई थी कि ये जो बिजनेस घराने हैं जिनकी आपस की एक प्रतिद्वंदिता होती है, ये उसका भी मामला था, जिस तरह से पूरे समूह को बदनाम करने का, अदानी समूह को बदनाम करने का प्रयास किया गया, और उनके साथ साथ जिस तरह से लपेटे में लिया गया। आप देख रहे हैं कि इसमें भी वकील साहब की जो शिकायत उसमें साफ तौर पर किया गया कि पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए, अदानी समूह को बदनाम करने के लिए। तो ये पूरा क्या दिखाता है? ये जो मामला है कहां जाकर के रुकेगा?
देखिए, ये बात मैंने आपके चैनल पर भी, जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो मैंने साफ साफ कहा था कि जिस तरह से अडानी के शेयर्स पर और इनके ग्रुप पर जिस तरह से अटैक हुआ है, तो पीछे भी अगर देखें हम लोग, तो ये बहुत साफ तौर पर दिखता है कि ये बिजनेस राइवलरी का मामला होता है। ठीक है, अब शॉर्ट सेलर था, बट शॉर्ट सेलर, अमेरिकन शॉर्ट सेलर यहां आकर के इतनी रिसर्च, इतनी मटेरियल उनको मिल जाना और उस तरह से उतनी मोटिवेटेड बातें करना, ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता था। और इसलिए मैंने उस समय भी बोला था कि ये मामला जो है वो राइवलरी का मामला हो सकता है। बट आज जब ये और आपके बाकी पैनलिस्ट और आपने भी बताया जिस तरह से कि 50 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 62, अगर एक ही ग्रुप के या उसी तरह के क्वेश्चंस भेजे जाए, और अगर आप उनके जो महुआ मोइत्रा जी का जो आप बयान भी देखेंगे, तो वो काफी एंटी अडानी बयान दिखता है और बहुत साफ तौर पे ये दिखता था कि वो अडानी के खिलाफ कोई मोटिवेटेड कैंपेन चला रही है। और ये तो सवाल मुझे लगता है कि अब टीएमसी को भी पूछना चाहिए, क्योंकि कई बार टीएमसी ने भी उनको अपने कई सारे, जैसे काली जी पर उन्होंने टिप्पणी की थी तो उन्होंने अपने आप को साइड कर लिया था। बट इंडिया अलायंस अगर आप, हम कोशिश करेंगे, दोबारा संपर्क जरा हमारा टूट गया, हम फटाफट दोबारा जुड़ेंगे मनीष बैरेसी के साथ। लेकिन मैं एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, हमने टीएमसी तृणमूल कांग्रेस से भी हमने आधिकारिक तौर पर ईमेल करके और फोन करके या इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी कि आपकी तरफ से वो किसी प्रवक्ता को भेजें। उन्होंने कहा कि जो महुआ मोइत्रा ने कहा है उसके अलावा वो इस पर और कुछ फिलहाल नहीं कहना चाहते हैं। पर आलोक वत्स साहब, इसकी अभी जांच होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कि एक लॉयर के चिट्ठी को लेकर एक बड़े गंभीर आरोप जरूर लगाए हैं, लेकिन अभी जांच और सत्यता इसकी स्थापित करना अभी बाकी है। तो क्या बीजेपी इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर अब लेके जाएगी? आलोक जी अनम्यूट कर लीजिए। आलोक जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए हम कोशिश करते हैं, अब ये थोड़ा तकनीकी खराबी है, आलोक जी के साथ दोबारा वापस उनके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक बात विजय जी आपसे समझना चाहता हूं। मान लीजिए कि अगर इसी पैमाने को लेकर चलें कि बिजनेस राइवलरी के लिए एक ग्रुप ने, हीरानंदानी ग्रुप ने इस तरह की बातें कही हैं, तो क्या कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बात नहीं आएगी कि ऐसे तो और लोग भी हो सकते हैं? ये एक लौता ग्रुप तो है नहीं, बिजनेस राइवलरी के चक्कर में और ग्रुप भी इस तरीके का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आपको दो चीजें समझनी होंगी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है लॉबिंग करना और पॉलिसी मेकर्स का काम होता है पॉलिसी बनाना। जैसा हमने दिल्ली के शराब घोटाले में देखा, वहां पे भी लीकर ग्रुप ने लॉबिंग करी, पॉलिसी बदलवाई, और वो इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने है कि वहां क्या निकल के आ रहा है। तो ये पूरी दुनिया में लॉबिंग जिसको कहा जाता है, ये एक बहुत ही कॉमन चीज है। नहीं तो आप मुझे एक बात बताइए कि इतने सारे जो पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जितनी भी एनजीओज हैं जो सवाल उठाती हैं अलग अलग पॉलिसी मुद्दे को लेके, उनको फंडिंग कौन करता है? बहुत सारी ऐसी पीआर एजेंसीज हैं जो आपके लिए लॉबिंग का काम करती हैं। आपके पास डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन उनके पास एक नेटवर्क होता है पॉलिसी मेकर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का, पत्रकारों का। वो क्या करते हैं, वो पीआर किस बात के पैसा लेते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज है। लेकिन जब आप पार्लियामेंट में इस तरह के सवाल उठाते हैं, क्योंकि आप वहां पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये मुद्दा गंभीर होता है, क्योंकि वहां पे राष्ट्र के संबंधित, जिसको हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट से संबंधित सवाल होने चाहिए। तो आज जो घटना हुई है, मेरा आपके माध्यम से स्पीकर साहब और लोकसभा को एक रिक्वेस्ट है कि आज के बाद अदर देन कॉन्स्टिट्यूएंसी और स्टेट, अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो हर सवाल के नीचे उस एमपी से अंडरटेकिंग लिया जाए। जैसे कोर्ट में एफिडेविट होता है, एक लाइन का अंडरटेकिंग, मेरा किसी बिजनेस ग्रुप के साथ कोई संबंध नहीं है, और साइन करें उसको। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे अखिलेश जी बता रहे थे कि आपको पहले ही अपने इस तरह के इंटरेस्ट आपको बताने पड़ते हैं। अखिलेश जी सब, क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो गया, आखिरी सवाल आप ले लीजिए। मेरा सवाल आलोक जी से। आलोक जी, जो बात पूछ रहे थे हमारे सहयोगी अंकित भी आपसे कि ये काफी गंभीर आरोप है, और ये केवल आरोप
लोकसभा अध्यक्ष तक ही नहीं पहुंचाए गए हैं, बल्कि सीबीआई तक भी ये आरोप पहुंचाए गए हैं और निश्चित तौर पर आगे जाकर के इसकी जांच होगी। लेकिन बात कहीं यहीं पर आकर रुकेगी, क्योंकि ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक घराने को, जिसमें कि आप बिजनेस में उसको नहीं हरा पाए, बिजनेस में आपने उनसे राइवलरी आपकी रखी, लेकिन फिर भी आप जो है आपको मौका नहीं मिल पाया, तो आप ये हथकंडे अपनाएंगे कि किस तरह से जो दूसरा ग्रुप है जिससे आप कंपटीशन आपकी है उसको बदनाम करने के लिए, और उस तरह के सवाल आप पूछवाएंगे, वो भी किसी एक एमपी के जरिए। देखिए अखिलेश जी, मैं पार्लियामेंट और उसकी गतिविधि से, कॉलेज लाइफ से जुड़ा हुआ हूं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग किसी तरह का प्रलोभन देकर प्रश्न अपने उनके जो राइवल होते हैं उनके खिलाफ पूछवाते हैं और फीड करते हैं एमपी को कि किस टाइप का प्रश्न पूछिए, किताब लिख के देते हैं, कोट करते हैं कि इस चीज को बोलिए। इस बात को मैं भली बात ही जानता हूं, लेकिन उस समय का माहौल था छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस का। आज के माहौल में बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं, और जो निशिकांत ने कहा है उस बात में 100% दम है, सत्य है। क्योंकि 61 केस में 50 केस एक ही समूह के लिए पूछना, ये इस बात को दर्शाता है कि आपका इंटरेस्ट वेस्टेड था और आपने इस काम को किया है, तो आपने कोई समाज सेवा तो किया नहीं होगा। कुछ न कुछ तो आपको इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप है कि मकान बनवा दिए, डायरेक्ट उनको उनसे कनेक्टिविटी उनको मिल गई, और जो प्रश्न पूछे गए वो एक ही समूह पर सारा प्रहार किया गया। ऑल दिस इंडिकेट हाल में काला है। अब महिला मोर्चा जरूर जांच के घेरे में आएंगी और कहीं ना कहीं इन पर ये चीज साबित होगा और इसका इनको जवाब और इसका इनको भुगतना पड़ेगा। चलिए, ये कोई नई बात समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, गंभीर आरोप लगे हैं, पर अभी इस पर जांच होनी बाकी है, और जांच के बाद जिस तरीके के जो अब डिमांड हो रही है कि जब तक जांच होती है तो क्या महुआ मोइत्रा की जो सांसदी है उसको निलंबित किया जाएगा, अब ये गेंद स्पीकर के पाले में दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे कमलनाथ, वहीं दिग्विजय सिंह के बेटे और उनके भाई दोनों को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में 70 ऐसे नाम हैं जो विधायक हैं, यानी कि 70 विधायकों को रिपीट किया जा रहा है। इसके अलावा 47 अगड़े और 39 पिछड़ी जाति के, 30 अनुसूचित जनजाति के, 22 अनुसूचित जाति के लोग जो हैं उम्मीदवार कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो जो कांग्रेस ओबीसी को लेकर जो पूरा उनका कैंपेन चल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस बात कर रही है, जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, उस तरीके का कम से कम एक फॉर्मूला मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की भी पहली लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है। 30 उम्मीदवारों की लिस्ट है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्रियों के नाम भी है। भूपेश बघेल को चुनाव लड़ने के लिए पाटन से टिकट मिला है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अंबिकापुर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव को उम्मीदवार बनाया गया है। 8 मौजूदा एमएलए जो हैं उनके टिकट कटे हैं। वहीं अगर तेलंगाना की बात करें तो 55 उम्मीदवारों के नाम आए हैं। ज्यादातर जो उलझी सीटें हैं उन पर अभी नाम कांग्रेस ने तय नहीं करे। बीआरएस से आए हनुमंत राव को टिकट दिया गया है, उनके बेटे को भी टिकट दिया गया है। पवन खेड़ा की पत्नी नीलिमा को भी टिकट दिया गया है। रेड्डी समुदाय से 14 उम्मीदवार, ओबीसी 12 और 3 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम के साथ साथ 6 महिलाओं को टिकट दिया गया है। तो लिस्ट जो है अब वो जारी हो गई है, पर मैदान पे कौन भारी, क्योंकि बीजेपी ने इस बार पहले ही अपने जो थोड़ा कांग्रेस से जल्दी अपने नामों की लिस्ट जो है वो बाहर कर दी है हर राज्य में।
हमारे साथ इस वक्त संजय सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राशिद किदवई साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राशिद जी, मैं सबसे पहले आपसे ही ये बात पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में क्योंकि आप हैं इस वक्त, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की जो लिस्ट आई है सर, अब कैसा ग्राउंड पर जो सेनाओं के, सेनापतियों के और सिपाहियों के नाम सामने आने शुरू हो गए हैं, तो कैसा रण सज रहा है? धन्यवाद अंकित। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी दोनों राजनीतिक दलों ने ये पूरा एक पहली बार मैं देख रहा हूं कि इतना एक सारा का सारा जो पूरी एक्सरसाइज भी है, जो नामों का जो सिलेक्शन, वो तमाम सर्वे के बेस के ऊपर है। मतलब जो पोल स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, चाहे वो पार्टी से जुड़े हुए हो या इंडिपेंडेंट हो, उनके जरिए हुआ है। मतलब पूरी लिस्ट जो है तरीके की टेक्निकल है, वो पॉलिटिकल नहीं है। तो तमाम चीजें जो है, जैसे कमलनाथ ने 4-5 सर्वे कराए हैं और 4-5 सर्वे में वो ग्रेडिंग होती है, ABC या मार्किंग होती है, तमाम तरह की चीजें होती हैं। जैसे कोई एग्जाम का पर्चा होता है या MBA के एग्जाम्स होते हैं, उसकी तरह का एक लिस्ट बनाई गई और उस लिस्ट के पैमाने के ऊपर लोगों को टिकट दिए गए। इसीलिए देखिएगा, आप कांग्रेस के खेमे में बहुत ज्यादा अफरा तफरी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक लोगों को बता दिया गया कि देखिए, आपकी सर्वे में प्रतिशत अच्छी नहीं है। मतलब भाजपा की बात करें तो वसुंधरा राजे ने जो कहा जाता है कि वो चुनाव लड़ने से उन्होंने जो इनकार किया, उसकी भी बड़ी वजह ये थी कि हो सकता है उनकी सर्वे में रेटिंग इतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए एक मंत्री होने के नाते। तो ये चीजें हैं, टेक्निकल रूप में चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने जरूर ये दावा किया था कि उनकी 3 महीने पहले लिस्ट आ जाएगी, 3 महीने पहले नहीं हुआ। वो शुभ अशुभ भी देखते रहे। 9 बज के, मतलब जैसे जो सीट जो हुआ वो शुभ घड़ी देखी गई, 9:09 में सुबह, जब एक कहते हैं अच्छा समय शुरू हुआ, उस समय लिस्ट की गई। तो कांग्रेस जो है भाजपा के से ज्यादा, मतलब धार्मिक आधार पर बहुत ज्यादा सतर्क है और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त अपने आप महसूस कर रही है। संजय जी, रशीद जी जो कह रहे थे कि ये कमलनाथ जी ने बिल्कुल बीजेपी का, ऐसा लग रहा है जो उनकी पूरी जो एक किताब होती थी चुनाव लड़ने की, वो पूरी की पूरी किताब ही अपने पास फोटोकॉपी करा के रख ली है। क्योंकि ये सब चीजें पहले शुभ अशुभ और 4-4, 5-5 तरीके के सर्वे, ये सब बीजेपी का एक होता था कि उनकी इलेक्शन मशीनरी काम कर रही है। कांग्रेस भी कोई कसर छोड़ नहीं रही है। तो इस तरीके से आप किस तरीके से देख रहे हैं अब जब उम्मीदवारों के नाम भी सामने आने शुरू हो गए? देखिए, उनका नाम कमलनाथ है। अब पिछली बार वो कमलनाथ की तरह नहीं कर पाए थे, इस बार वो पूरी तरह अपने नाम के रंग में रंगे हैं। और इंसिडेंटली वो बीजेपी का, जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कॉपी बुक वहां से उठा करके डाला है। राशिद जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, वहां से मैं शुरू करता हूँ। जब बीजेपी के बीच में लिस्ट आ रही थी तो कई लोग ये सवाल कर रहे थे कि पितृपक्ष में लिस्ट आएगा, और पितृपक्ष में जब लिस्ट आया तो जिस समय शिवराज सिंह चौहान के नाम की घोषणा हुई तो उसमें कुछ टीका टिप्पणी भी हुई कि ये क्या नाम है, श्राद्ध पक्ष और ये सब हुआ। और उसके बाद कांग्रेस ने अब ये लिस्ट जारी करी। बहरहाल ये वो अगर सर्वे करवा के होता है तो वो अच्छी चीज है कि मान लीजिए किसी को अगर वो डिस्पैशनेट सर्वे, क्योंकि सर्वे में भी रिगिंग होता है अंकित, ऐसा भी मतलब कई उदाहरण है जहाँ सर्वे ही रिग हो गया और उसके बेसिस पे लोगों को पता है कि सर्वे होने वाला है, उन्होंने सर्वे को रिग करवा लिया और अपनी दावेदारी को चढ़ा के पेश किया। कई बार सर्वे में जो लोग भेजे जाते हैं वो दूर दराज के लोग भेजे जाते हैं जो लैंग्वेज से कनेक्टेड नहीं है। तो उसकी एक दूसरी समस्या इस तरह के पॉलिटिकल सर्वे में, और जरा सा मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, कि सर्वे में दूसरी समस्या ये होती है कि जो लोग बाहर के प्रदेशों से आते हैं, कई लोग मतलब वो लैंग्वेज भी नहीं ठीक से बोल पाते, समझ पाते, तो वो नुआंसेस को नहीं पकड़ पाते। तो उसकी एक दूसरा पिटफॉल होता है जो कई बार रिजल्ट्स में दिखता है कि सर्वे के मुताबिक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। एक जो ज्यादा उसमें मध्य प्रदेश में जो इशू है कि एक तरफ कमलनाथ मतलब सीरियस चैलेंजर इस बार, मुझे लगता है कि पिछले बार से ज्यादा कांग्रेस ऑर्गेनाइज रूप में लड़ रही है, और बीजेपी भी अगर आप देखेंगे तो पिछले बार से ज्यादा संगठित रूप से लड़ रही है। पिछले बार जहां तक मैंने चुनाव के बाद लोगों से बात की थी तो ये लगा था कि वहां की यूनिट थोड़ी कॉम्प्लेसेंट हो गई थी कि शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी है, इतने सारे स्कीम लॉन्च की हो जाने पर तो सब अच्छा लगता है, तो कहीं एक्स्ट्रा कोई एफर्ट करने की, डालने की जरूरत नहीं है। तो अगर कांग्रेस चुस्त हुई है तो बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप, और जब सेंट्रल लीडरशिप चुस्त हो गई तो स्टेट लीडरशिप को भी चुस्त होना है। इसीलिए पहले भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि बाकी लोग वहां से भेजे गए, तो ये एक पोजिशन है। दूसरी चीज ये है कि कमलनाथ वाले में एक और भी है कि उनके सामने शिवराज सिंह चौहान को के सामने अब जिन्होंने हनुमान का रोल किया था, अब देखिए हनुमान तो बनते हैं तो उनका चेहरा पूरा बदल जाता है, सामने वाला उनको पहचान भी नहीं पाएगा कि ये हनुमान है। तो लेकिन ये स्पाइस अप
थोड़ा सा जो टॉकिंग है, लोग के बीच में चर्चा है, हमारे आपके बीच में चर्चा है, वो स्पाइस्ड अप। बिल्कुल। क्योंकि मुख्यमंत्री पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान, जो हम बार बार ये बात सामने आती है कि बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन अगर बीजेपी ही उनको आगे नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर जाता है लोगों के और जो वोटर्स हैं उनके मन में कि बीजेपी आगे नहीं कर रही है तो फिर क्या फ्यूचर है शिवराज सिंह चौहान का। लेकिन रशीद साहब, मैं ये आपसे नहीं पूछूंगा कि आप किस राज्य में क्या होता देख रहे हैं, ये आप मुझे कई बार बता चुके हैं कि छत्तीसगढ़ छोड़ के आप बाकी सब राज्यों में सत्ता बदलते हुए देख रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो पूरा ओबीसी कार्ड, कास्ट सेंसस को लेकर जो पूरा खेला जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, क्या ये माना जाए ये आने वाले 5 स्टेट इंडिया अलायंस के लिए ये जो ओबीसी कार्ड है, कास्ट सेंसस कार्ड है, इसका भी एक टेस्ट होगा? निश्चित रूप से अंकित, देखिए ये बड़ा संवेदनशील मामला है। पिछली बार भी 2018 के चुनाव में शिवराज जी ने प्रचार के समय आरक्षण को लेके कहा था कि कोई माई का लाल जो है उसको नहीं हटा सकता, और उसको लेकर के जो जिसे हम कहते हैं कि फॉरवर्ड कास्ट या अपर कास्ट, उसमें थोड़ा सा रिएक्शन हुआ था और उसमें शिवराज जी को कुछ राजनीतिक रूप से क्षति हुई थी। तो एक संवेदनशील मामला होता है। बिहार ने जिस तरीके से जातीय जनगणना या सर्वे जो भी कहे, उन्होंने एक नजीर कायम की और उसपे कांग्रेस ने, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो ये अशोक गहलोत हो, सबने कहा कि हम जाति जनगणना का वो सर्वे या सेंसस जो भी हम कहें, राज्य सेंसस नहीं कराता, लेकिन उसी के तरीके वो करेंगे। तो एक बात करिए आप, भाजपा में थोड़ी हाँ ना की थोड़ा डावाडोल स्थिति है। मुझे लगता है कि भाजपा अभी एक तरीके के पानी नाप की एक असेसमेंट कर रही है, और जो भी राज्यों का चुनाव होगा उसके बाद मुझे लगता है कि भाजपा बिल्कुल एक स्पष्ट स्टैंड लेगी जाति जनगणना का 2024 के चुनाव के लिए, कि ये ढिलमुल तरीका जो अभी है कि अपर कास्ट बेहतर रहेगा, जो इनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है, या पिछड़ों का, मुझे लगता है ये दुविधा जो है ये खत्म हो जाएगी। ये चुनाव जो है, राज्यों के चुनाव बिल्कुल उसकी तरफ एक फर्म इंडिकेशन देंगे, एक रास्ता बताएंगे। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव जरूर होगा, और जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो एक बड़ा ट्रम्प कार्ड के तौर पर या बड़ा एक दांव के तौर पर ये जो कास्ट सेंसस को खेला जा रहा है, उसका भी टेस्ट होगा कि वो कितना इफेक्टिव, कितना असरदार इन चुनावों में रहता है। रशीद जी, संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विदेश में सबसे ऊंची प्रतिमा अमेरिका के मैरीलैंड में बनाई गई है। 19 फीट ऊंची इस प्रतिमा का शनिवार को अनावरण हुआ। देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की देश के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी समता की मूर्ति नाम से 19 फुट ऊंची इस प्रतिमा का शनिवार को अमेरिका में अनावरण किया गया। ये प्रतिमा मैरीलैंड के एकोकीक स्थित अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का हिस्सा है। We gave this contract to Mr. Ram Sutar. हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले मूर्तिकार राम सुतार को ये मूर्ति बनाने का ठेका दिया। उन्होंने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है। हमने इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी समानता की मूर्ति नाम दिया है, क्योंकि हम किसी भेदभाव में यकीन नहीं करते हैं। इस मौके पर भारतीय अमेरिकी लोगों के साथ साथ बाबा साहेब के अनुयायियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सबको यकीन है कि ये प्रतिमा दुनिया भर में बाबा साहेब के आदर्शों के प्रसार में अहम साबित होगी। This is a historic moment for many, all of the Indian Americans. ये भारत से आए भारतीयों और भारतीय अमेरिकी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा है। हमारा मानना है कि ये अमेरिका के सभी लोगों और सभी राष्ट्रीयताओं के लोगों के लिए एक केंद्र बिंदु होगा। Black, Hispanic, all the nationalities. यहाँ पे हम एक वर्ल्ड क्लास का एक मेमोरियल सेंटर बाबा साहब को डेडिकेट करना चाहते हैं, और हमारा उद्देश्य है कि अगले 5 साल में इस काम को हम पूरा कर पाएंगे। मैरीलैंड में स्थापित समता की ये मूर्ति बिल्कुल हैदराबाद में बाबा साहेब अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जैसी है। हैदराबाद में बाबा साहेब की मूर्ति इससे 6.5 गुनी ऊंची यानी 125 फीट की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।